हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस विद पलक। सो फ्रेंड्स, आज से हम 11th बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका कंटेंट बोर्ड एंड नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, द लिविंग वर्ल्ड, व्हाट इज लिविंग, है ना। लिविंग क्या है? जब हम लिविंग को डिफाइन करने की बात करते हैं, सो व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, we look for distinctive characteristics exhibited by living organisms। तो क्या होंगे वो distinctive characteristics? distinctive characteristics मतलब जो उनको दूसरों से अलग करते हैं। दूसरे मतलब क्या है यहाँ पर? नॉन लिविंग से अलग करते हैं, है ना। तो लिविंग के distinctive characteristics क्या हो गए यहाँ पे? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस, एनवायरमेंट, मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरेक्ट, एक्सेट्रा। तो ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारे माइंड में आते हैं। वो क्या हम सोचते हैं उनके बारे में कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स अगर किसी में हैं तो वो क्या होगा? लिविंग। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में सोचते हैं? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट, है ना, एनवायरमेंट में क्या हो रहा है, या मेटाबॉलिज्म। मतलब मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी में चल रही हैं, ठीक है। या एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, है ना, मतलब अपने आप की एक कॉपी तैयार करना। या सेल्फ ऑर्गेनाइज, या इंटरेक्ट, है ना। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम सोचते हैं जब भी हम किसी लिविंग के बात करते हैं, तो है ना। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप बिल्कुल मार्क कर लीजिए। ओके, सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, है ना, इवॉल्विंग एंड ये क्या हो गया? लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, evolving and self-regulating interactive system capable of responding to external stimuli। मतलब capable of responding to external stimuli का मतलब ये है कि स्टिमुलस क्या होता है ना। ये आपने 10th में थोड़ा पढ़ा होगा रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, है ना। मान के चलो अचानक से आपको मम्मा ने स्लैप कर दिया और अचानक से आप उछल गए, है ना, या एकदम से चीख निकल गई, तो क्या है? स्टिमुलस क्या था? वो जो थप्पड़ मारा है वो क्या है? स्टिमुलस है। और जो आपकी चीख निकल गई है या आप एकदम उछल गए हैं, तो वो क्या है? आपने उस स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड किया है, ठीक है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स, है ना। यहाँ हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट वन इज ग्रोथ। अब ग्रोथ क्या है? तो इंक्रीज इन बॉडी मास को भी हम ग्रोथ बोल सकते हैं, है ना। आप जब बच्चे थे तब आपकी हाइट, वेट, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। अभी आपका बॉडी मास बढ़ गया है, तो ये क्या है? आपकी ग्रोथ हुई है। ऑल लिविंग बींग्स ग्रो बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल्स। आपकी बॉडी में भी नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जा रहे हैं, है ना। जब आप छोटे थे तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ सेल्स भी कम थे, अभी नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ गए हैं, है ना। तो ग्रो कैसे कर सकते हैं? एक तो इंक्रीजिंग इन नंबर ऑफ सेल्स, या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो सेल डिवीजन होता है उसमें, है ना। 1 से 2, 2 से 3, सॉरी 1 से 2, 2 से 4 सेल्स, ऐसे सेल डिवीजन होता जाता है। ओके, इन प्लांट्स ग्रोथ कैसे होगी? ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ होती है प्लांट्स में। इन प्लांट्स ग्रोथ अकर्स थ्रू आउट लाइफ। एनिमल्स में थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ नहीं देखी जाती। ओके, नाउ नॉन लिविंग बींग्स ऑल्सो ग्रोज लाइक माउंटेन्स। अब ये तो हमने लिविंग का देख लिया कि नंबर ऑफ सेल्स अगर बढ़ रहा है, या इंक्रीज इन बॉडी मास है, या सेल डिवीजन हो रहा है। अगर प्लांट की बात करें तो हमको दिखती है कि वो थ्रू आउट लाइफ ग्रो कर रहे हैं। तो ये सब क्या है कि ग्रोथ का पता चल रहा है कि लिविंग बींग्स में हो रही है। लेकिन अब यहाँ किंतु आ गया कि नॉन लिविंग बींग्स भी ग्रो करेंगे। जैसे माउंटेन है, सैंड माउंड है, बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड, है ना। बाहर से क्या हो रहा है? सैंड माउंट के केस में भी अगर हम देखें तो रेत इकट्ठी हो जाती है कहीं पर, एकदम से बड़ा सा टीला इकट्ठा हो जाता है रेत का, है ना, उसको सैंड माउंट बोलते हैं। तो वो भी हम बोल रहे हैं कि यार वो तो ग्रो हो गया, तो एक तरह से ग्रोथ ही है। अब माउंटेन के ऊपर भी है ना एक्यूमुलेशन हो जाता है कुछ मटेरियल्स का, है ना।
तो वो भी क्या है, ग्रोथ है। अब तो फिर गड़बड़ है यहाँ पर, है ना, कि यार लिविंग में भी हो रही है, नॉन लिविंग में भी हो रही है, फिर पता कैसे चले कि लिविंग क्या है और नॉन लिविंग क्या है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो फ्रॉम इनसाइड, है ना। यहाँ पर एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल आउटसाइड से हो रहा था नॉन लिविंग में, बट लिविंग ऑर्गेनिज्म से ये जो ग्रोथ है वो इनसाइड से होगी, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा हमें समझ में आ रहा है कि चलो एक डिफरेंस तो पता चला ग्रोथ का, है ना, कि लिविंग में क्या है और नॉन लिविंग में क्या है। लेकिन जैसा भी है ग्रोथ तो है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, growth cannot be taken as defining property of living organism. Mark this point. Growth cannot be taken as defining property of living organism. मतलब हम living organism के बारे में ये नहीं बोल सकते कि growth से वो define हो रहे हैं, है ना, कि सिर्फ living organism में ही growth होती है, ऐसा नहीं बोल सकते, है ना। So it cannot be taken as defining property of living organism. Okay, is that clear? Okay. Now our next point is reproduction. It means production of progeny having similar features to their parents. मतलब production of progeny मतलब next generation को produce करना जिसके पास similar features होंगे उनके parents से, है ना। Then higher plants and animals shows sexual reproduction, मतलब higher plants and animals में sexual reproduction show करेंगे, and lower plants and animals shows asexual reproduction by fission, budding and fragmentation. तो ये सारी चीजें आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी होंगी, है ना। फिशन जैसे अमीबा में आपने बाइनरी फिशन पढ़ा होगा, है ना। तो जो अमीबा होता है वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है ना। उसके बाद बडिंग आपने पढ़ी होगी, बडिंग इन हाइड्रा। फ्रेगमेंटेशन, तो फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरो वगैरह पढ़ा होगा। तो ये सारी चीजें किसमें होती हैं, लोअर प्लांट्स एंड एनिमल्स में। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन है उसको बोलते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और जिस रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, या 2 गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। नाउ आवर थर्ड पॉइंट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोअन्स एंड एल्गी रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन एंड इट इज सिनोनिमस टू ग्रोथ। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया हो, प्रोटोजोअन हो या एल्गी हो, उनमें क्या होता है, सेल डिवीजन होती है ना। तो उसी को हम ग्रोथ भी बोलते हैं ना, सिनोनिमस टू ग्रोथ है उनका जो रिप्रोडक्शन है, ठीक है। क्योंकि सेल डिवीजन ही उनका रिप्रोडक्शन है और ग्रोथ का माध्यम भी उनका क्या है, सेल डिवीजन, ठीक है। तो यहां पर बैक्टीरिया, प्रोटोजोअन और एल्गी में reproduction is synonymous to growth. Okay, then non living cannot reproduce. अब यहां हमको एक distinctive characteristic मिल गया कि जो नॉन लिविंग हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। इसका मतलब अब तक हमने जो कुछ पढ़ा उसमें हमको ये समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो सकती है लिविंग की, क्योंकि सिर्फ लिविंग में हो रहा है। लेकिन अब यहां भी एक प्रॉब्लम है। क्या है वो प्रॉब्लम, कि ऑल लिविंग बीइंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस। देखो सभी लिविंग बीइंग तो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते ना। जैसे म्यूल क्या होता है, खच्चर, है ना, जो कि क्रॉस ब्रीड होता है या हाइब्रिड होता है किस किस का, हॉर्स एंड डंकी का, ठीक है। हॉर्स एंड डंकी का जो क्रॉस ब्रीड है उसको हम म्यूल बोलते हैं। नाउ दूसरा होता है वर्कर बी, ठीक है। वर्कर बी भी जो होती है क्या होती है, वो भी स्टेराइल होती है, मतलब वो भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो बीज में एक्चुअली क्या होता है, जो क्वीन होती है वही फर्टाइल होती है ना। वर्कर बी जो होती है वो स्टेराइल होती है। अब इसका मतलब हम ये तो नहीं कह सकते कि रिप्रोडक्शन क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि सभी लिविंग बीइंग रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। So reproduction cannot be taken as the defining property of the living beings. Okay, so this point is clear now. Reproduction cannot be taken as defining property of living beings because all living beings cannot reproduce. So let's get started with the next point, metabolism.
अभी मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ द केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन आवर बॉडी। सम टोटल मतलब टोटल केमिकल रिएक्शंस जो भी हमारी बॉडी में हो रही हैं वो क्या है? मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब इस चीज में क्या है, मेटाबॉलिज्म जो होती है नॉन लिविंग बीइंग्स में तो होती ही नहीं है। सो नो नॉन लिविंग बीइंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट्स मेटाबॉलिज्म। अब जो मेटाबॉलिज्म है वो भी टू टाइप्स की होगी, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। अब जो एनाबॉलिज्म है वो क्या होती है? सिंथेसिस वाली जो भी रिएक्शंस होती हैं जिसमें कुछ बन रहा है, यानी कुछ निर्माण हो रहा है, वो क्या है? एनाबॉलिज्म। तो उसका एग्जाम्पल क्या हो गया? फोटोसिंथेसिस। अच्छा ये बताओ, फोटोसिंथेसिस में किस चीज का निर्माण हो रहा है? यस, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है ना, ग्लूकोज बनता है। उसके बाद हमारे पास आता है कैटाबॉलिज्म। इसमें क्या हो रहा है? ब्रेकडाउन हो रहा है ना, कोई चीज टूट रही है, जैसे कि रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? ग्लूकोज टूट रहा है ना इस रिएक्शन में, तो ये क्या हो गई? कैटाबॉलिक रिएक्शन। और ये जो कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शंस हैं, इन सब को मिलाकर जो रिएक्शन होती हैं उसको बोलते हैं, सारी की सारी रिएक्शंस को मिलाकर बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्योंकि अभी हमने बात की है सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस, चाहे फिर वो एनाबॉलिज्म हो कैटाबॉलिज्म हो, ये क्या बोलेंगे हम उसको? मेटाबॉलिज्म। तो ये सभी क्या होती है? सेल्यूलर लेवल पर होती हैं। ठीक है, सेल लेवल पर होती हैं। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि मेटाबॉलिज्म एंड सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए यहाँ पर कि यहाँ पर हमको डिफाइनिंग कैरेक्टर अभी पहली बार पता चला है इतने पॉइंट्स पढ़ने के बाद, कि जो मेटाबॉलिज्म है या सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है? इट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग। ओके, now let's get to the next point, sensation। अब ये sensation क्या है? तो living organisms sense and respond to their environment। ठीक है, तो सबसे पहले environment को sense करके उसको respond करना। For example, कभी आपने अगर देखा हो कि जैसे डॉग होते हैं वो क्या करने लगते हैं? बार्क करने लगते हैं अचानक से, अगर कोई एनवायरमेंट में चेंजेस होते हैं तो, है ना? या फिर कोई एनिमल जो है वो दूसरे एनिमल को देखकर एकदम से भागने लगता है। क्यों? या तो वो उससे डरता है ना? या उसकी तरफ अगर भाग रहा है मतलब वो उसको पकड़ना चाहता है, वो उसका हो सकता है फूड हो। तो एनवायरमेंट के जो चेंजेस हैं उनको सेंस करके उनको रिस्पॉन्ड करना, उसको बोलते हैं सेंसेशन। ठीक है, फिर उसमें आता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस जो है वो उसमें क्या है? इट मींस अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग्स, आसपास की खबर रखना, आसपास के बारे में पता होना, कि कॉन्शियस रहना, है ना, उसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस। ऑल ऑर्गेनिज्म आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग, है ना, सभी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपनी सराउंडिंग के बारे में अवेयर होते हैं, है ना, कि कैसे एनवायरमेंट में वो रह रहे हैं, कैसी है उनकी सराउंडिंग। अब सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं। अब कॉन्शियसनेस में तो हमने बात किया अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग, लेकिन अगर हम सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात करेंगे तो सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है अवेयरनेस ऑफ आवरसेल्फ, है ना, अपने बारे में पता होना। तो सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं दोज हु आर अवेयर ऑफ देमसेल्फ। ओके, तो सेल्फ कॉन्शियस सिर्फ ह्यूमन बीइंग होते हैं। ठीक है, तो लेकिन कॉन्शियसनेस तो सब में है ना, इसलिए हम क्या बोलेंगे, यहां पर भी एक और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो देयरफॉर बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो मार्क दिस वन ऑल्सो। तो यहां पर अभी हमको कौन कौन से डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स मिल चुके हैं? मेटाबॉलिज्म, सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। ओके, सो व्हाट्स नेक्स्ट? ओके, सो नेक्स्ट वन इज डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी क्या है ना, विविधता बोलते हैं ना, अलग अलग चीजें।
तो so far 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज आर डिस्क्राइब्ड ऑन अर्थ। अब तक कितनी स्पीशीज डिस्क्राइब हो चुकी हैं? 1.7 टू 1.8 मिलियन, मतलब 17 से 18 लाख स्पीशीज डिस्क्राइब हो चुकी हैं अर्थ पर। नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ इज बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। ठीक है, तो अब बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो कितने टाइप के एनिमल्स हैं, कितने टाइप के प्लांट्स हैं, वो देखते हैं। ठीक है, तो एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो 1.2 मिलियन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स आर देयर, है ना, और प्लांट के लगभग 0.5 मिलियन स्पीशीज। और जो लार्जेस्ट एनिमल ग्रुप है वो कौन सा है? इंसेक्टा। ठीक है, देखो अभी आपको ये इंसेक्टा वगैरह इतना ज्यादा क्लियर नहीं होगा, है ना, हालांकि आपने फाइलम तो पढ़ रखे हैं, है ना, 9th स्टैंडर्ड में फाइलम्स पढ़ रखे हैं, बट अभी ग्रुप हम जब फाइलम पढ़ेंगे ना एनिमल किंगडम में, तब आपको क्लियर होगा। तो लार्जेस्ट एनिमल ग्रुप होता है इंसेक्टा, जो कि फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है। ठीक है, तो उसमें क्या होंगे? 0.75 मिलियन तो स्पीशीज जो हैं सिर्फ इंसेक्टा में ही हैं। इसका मतलब मोर देन 50% की बात करें तो वो सिर्फ इंसेक्टा को ही कवर कर रही है ना। इतना क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज नॉमेनक्लेचर। अभी नामकरण पर आ गए हम, है ना। सो नॉमेनक्लेचर क्या है? सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिजम्स so that it can be known by the same name all over the world, है ना, सभी जगह सेम नेम मिले। ठीक है, मतलब जो आपका आधार कार्ड वाला नाम है वो आपके लिए क्या हो गया? नॉमेनक्लेचर हो गया, है ना, सारी ऑफिशियल जगह पर वही नेम रहेगा आपका। तो ऐसे ही प्लांट्स एंड एनिमल्स का भी नॉमेनक्लेचर है, क्योंकि लोकल नेम्स उनके अलग होते हैं, इंग्लिश नेम फिर अलग हो जाते हैं। टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ कंफ्यूजन, तो क्या हुआ, एक सेम नेम दिए गए प्लांट्स एंड एनिमल्स को, जिसको हमने बोला नॉमेनक्लेचर। ठीक है, नॉमेनक्लेचर इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली। नॉमेनक्लेचर तो तभी हो सकता है जब किसी ऑर्गेनिज्म का प्रॉपरली डिस्क्रिप्शन हो, है ना। और हमको फिर ये भी पता होना चाहिए कि वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिजम्स द नेम इज अटैच्ड टू, किसका क्या नाम है। अभी बहुत छोटी क्लासेस की अगर आप याद करने की कोशिश करें तो बहुत सी चीजें ऐसी होंगी कि कुछ लोगों के नाम याद होंगे तो उनका चेहरा याद नहीं आता है, कुछ लोगों का चेहरा याद आता है तो नाम भूल जाते हैं, है ना। लेकिन हमको पता होना चाहिए कि भाई किस चेहरे के साथ क्या नाम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिफिकेशन, कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया, है ना, कि ये इसका नाम है और ये ऐसी दिखती है या ऐसा दिखता है। तो ऐसे ही प्लांट्स में है। ठीक है, कि नॉमेनक्लेचर के लिए हमको पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि कौन सा प्लांट कौन सा है, फिर उसका नाम क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं वर्नैकुलर नेम या लोकल नेम, है ना। वर्नैकुलर नेम को ही लोकल नेम बोलते हैं। तो ये नेम्स लोकल लैंग्वेजेस में होते हैं और ये एक जगह से दूसरी जगह अलग अलग होंगे, है ना, क्योंकि जैसे जैसे लोकेशन चेंज होती है लैंग्वेज में चेंजेस आ जाते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग चीजों के नेम्स अलग अलग हो सकते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स के। तो उसको हम बोलते हैं लोकल नेम और वर्नैकुलर नेम। ओके, फिर बात आती है साइंटिफिक नेम। तो जो बोटेनिकल नेम या जोलॉजिकल नेम होता है उसको हम बोलते हैं क्या? साइंटिफिक नेम। नाउ इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर। ठीक है, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर जो है वो 1901 में अडॉप्ट किया गया था और यूज किया गया था 1904 में। ठीक है, तो ICZN होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, एंड ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुके हैं पहले। ठीक है, कुछ नहीं होता है, यहाँ पर ICBN को वो 4 ऑप्शन बना देंगे, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ऐसे ऐसे कुछ ऑप्शंस चेंज कर देते हैं, तो वहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना, इसलिए याद रखना है यहाँ पे। ठीक है,
नॉमेनक्लेचर यहां तक क्लियर है? ओके। अब बात करते हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। ये जो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर है ये किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कितनी बार आ चुका है, मतलब बहुत बार आ चुका है। और पहले तो जितने मेडिकल एग्जाम्स हुए हैं ऑलमोस्ट सब में एक दो बार तो आ ही चुका है। AFMC 2010 में आ चुका है, मणिपुर 2007, उड़ीसा 2004-06, JKCET 2000, 2010, वर्धा 2000, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं, लिस्ट बहुत लंबी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बायनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने। ओके, ये तो आपको भूलना ही नहीं है। क्यों दिया था? टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू नोन ऑर्गेनिजम्स, है ना? जो ऑर्गेनिजम्स नोन है उनको क्या करना था? साइंटिफिक नेम देना था। ठीक है, अब इस साइंटिफिक नेम में दो कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, क्या होता है? एक जेनेरिक नेम होता है और दूसरा होता है उसका स्पेसिफिक एपिथेट होता है। ठीक है, जैसे कि अगर साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो क्या होता है? होमो सैपियंस। ठीक है, होमो सैपियंस। तो जो होमो है वो क्या है? उसका जेनेरिक नेम है ना? और स्पेसिफिक एपिथेट क्या है उसके लिए? सैपियंस। ओके, तो होमो सैपियंस में होमो जेनेरिक नेम एंड सैपियंस इज स्पेसिफिक नेम। ओके, नाउ the system of providing a name with two component is called binomial nomenclature। तो दो कंपोनेंट के साथ अगर कोई नेम प्रोवाइड किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, बाय मीन्स टू, नोमियल मीन्स नेम, है ना? तो दो कंपोनेंट्स से मिलाकर जो नेम बना है उसको हम क्या बोल रहे हैं? बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। ओके, Now there are few rules of binomial nomenclature। अब binomial nomenclature के भी कुछ rules होते हैं, जैसे कि हम सबसे पहले कुछ names देख लेते हैं। जैसे मैंगो का होता है मैंजीफेरा इंडिका, पोटैटो का सोलेनम ट्यूबरोसम, टाइगर का होगा पैंथेरा टाइग्रिस, लायन का पैंथेरा लियो, ह्यूमन होमो सैपियंस। अब इसमें अगर देखा जाए तो हम सिर्फ मैंगो की अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मैंजीफेरा है वो जीनस बता रहा है और इंडिका जो है वो स्पीशीज बता रहा है ना? यहाँ पोटैटो का अगर देखें तो सोलेनम क्या है? जीनस है, और ट्यूबरोसम क्या हो गया? स्पीशीज। टाइगर में पैंथेरा क्या हो गया? जीनस, और टाइग्रिस स्पीशीज। यहाँ पर भी लायन में पैंथेरा इज जीनस, लियो इज स्पीशीज। होमो सैपियंस में होमो, जीनस, सैपियंस, स्पीशीज। ओके, सो ये फर्स्ट रूल है कि किस तरह से नाम होता है। फिर सेकेंड इज बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। बायोलॉजिकल नेम्स जो होंगे जनरली लैटिन में ही होंगे एंड रिटन इन इटैलिक्स, है ना? और इटैलिक्स में लिखे हुए होते हैं। They are Latinized or derived from Latin irrespective of their origin। वो जो चीज है उसका ओरिजिन कुछ भी हो वो लेकिन लैटिनाइज्ड होना चाहिए या लैटिन से डिराइव किए गए होना चाहिए। ठीक है, ओरिजिन चाहे जो भी हो, मतलब बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। ठीक है, मतलब बायोलॉजिकल नेम लैटिन में ही होना चाहिए। ठीक है, या लैटिनाइज्ड होने चाहिए। देन थर्ड रूल इज द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस। पहला जो नाम होता है वो जीनस बताता है और दूसरा वाला क्या होगा? स्पेसिफिक एपिथेट। जो अभी हमने देखा ये सारे फर्स्ट वाले क्या हैं? जीनस हैं, और सारे सेकंड वाले क्या हैं? स्पेसिफिक एपिथेट है। ठीक है, तो अब हमारा फोर्थ रूल आ जाता है यहाँ पे, बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन। जब हम हाथ से लिखेंगे तो क्या करेंगे? हम इसको
अंडरलाइन करेंगे, सेपरेटली अंडरलाइन, जैसे मैंने सोलेनम को अंडरलाइन किया है और अलग से ट्यूबरोसम को अंडरलाइन किया है, लेकिन जब हाथ से लिखे होंगे तब, और जब प्रिंटेड होंगे तो वो कैसे होंगे, इटैलिक्स में होंगे। देखो मैंगो मैंने नॉर्मली लिखा है, बट यहाँ जब आपको दिख रहा है मैंजीफेरा इंडिका, तो ये देखो थोड़ा सा टिल्टेड लग रहा है ना, तो प्रिंटेड हमेशा कैसे होंगे, ये इटैलिक्स में। क्यों ये इटैलिक्स में इसलिए प्रिंट किया जाता है क्योंकि उनका लैटिन ओरिजिन इंडिकेट हो सके कि हाँ ये लैटिन वर्ड है ना। तो ये समझ में आया कि हैंड रिटन जब भी होगा सो इट विल बी सेपरेटली अंडरलाइंड or printed in italics to indicate their Latin origin. Now our fifth rule is the first word denoting the genus starts with a capital letter. यहाँ देखो सारे है ना, जो भी फर्स्ट वर्ड है जीनस वाला, जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है, सारे कैपिटल लेटर्स में है। और जो स्पेसिफिक एपिथेट होगा वो क्या होगा, स्टार्ट होगा स्मॉल लेटर से। लुक एट दिस, इंडिका, ट्यूबरोसम, टाइग्रिस, लियो, सैपियंस, ये सब क्या है, स्मॉल लेटर है। ठीक है, तो क्या होगा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट होगा स्मॉल लेटर से। ओके, देन देयर आर सम अदर रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर आल्सो। तो नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, that is at the end of biological name and is written in abbreviated form, means short form. Okay, example Mangifera indica Linn, मतलब जो उसका ऑथर है या जिसने उसको डिस्कवर किया है, लास्ट में फिर उसका नेम भी ऐड करते हैं, है ना। फिर इट इंडिकेट्स दैट स्पीशीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस, इसका मतलब ये जो स्पीशीज है सबसे पहले किसने डिस्क्राइब की, लिनियस ने। तो इस तरह एब्रिवेटेड फॉर्म में या शॉर्ट फॉर्म में ऑथर का नेम भी लिखा जाता है। ओके, जैसे मैंजीफेरा इंडिका लिन, ठीक है, बिकॉज इट वॉज डिस्कवर्ड बाय लिनियस। नाउ टू स्पीशीज ऑफ द सेम जेनेरा कैन नॉट बी गिवन सेम नेम, मतलब एक ही जेनेरा के दो स्पीशीज का नेम सेम नहीं हो सकता। जैसे आपने देखा होगा कि पैंथरा टाइग्रिस एंड पैंथरा लियो, तो जीनस जेनेरा का नेम भले सेम है लेकिन स्पीशीज नेम यहां पर चेंज हो गया है, तो एग्जैक्टली सेम नेम नहीं होता है। ठीक है, नाउ टू स्पीशीज ऑफ डिफरेंट जेनेरा कैन हैव द सेम नेम, अलग अलग जेनेरा के स्पीशीज का नेम जो है वो सेम हो सकता है, जैसे कि पैसर डोमेस्टिकस एंड फेलिस डोमेस्टिकस। तो यहाँ पर दोनों का जेनेरा देखो डिफरेंट है, फिर स्पीशीज नेम भले फिर सेम हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, है ना। डोमेस्टिकस यहाँ पर कॉमन हो गया, तो पैसर डोमेस्टिकस होता है हाउस स्पैरो एंड फेलिस डोमेस्टिकस इज हाउस कैट। ओके, नेम ऑफ द फैमिली शुड फॉलो सफिक्स ईडी, है ना। तो नेम ऑफ द फैमिली में जो सफिक्स आएगा वो होगा IDAE, लास्ट में ईडी लगा होता है ना। इस वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको जो भी लेटेस्ट वीडियोस हो सबसे पहले आप तक पहुंच पाएं। एंड कमेंट करके जरूर ये बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है नेक्स्ट। Also share with your friends if you find this video to be helpful and like करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। Okay, so thanks for watching this video.